हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 2 रिलेशंस एंड फंक्शंस शुरू कर रहे हैं। तो रिलेशंस एंड फंक्शन, इनका मतलब समझाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो चलिए वो चीज़ देख लेते हैं, पहले क्या होता है वो, फिर हम बताएंगे कि रिलेशन का मतलब क्या होता है और फंक्शन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो चीज़ हमें पता होनी चाहिए वो है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर ऑर्डर्ड पेयर ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑर्डर्ड पेयर कहता है कि इसमें दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, इन फिक्स ऑर्डर में होता है। ठीक है ना, वो कहता है कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं या उनको एलिमेंट्स बोल सकते हैं इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। ठीक है, तो ये मतलब होता है हमारा ऑर्डर्ड पेयर की, ये डेफिनेशन है हमारा ऑर्डर्ड पेयर का। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए। ठीक है, सेट आपको समझा ही चुके हैं हम चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो अगर आपने सेट्स नहीं पढ़ा है तो आप सेट्स पढ़ लें। तो मान लीजिए आपके पास एक सेट है जिसमें ए बी सी डी डॉट 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 जेड तक पूरा इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसके अंदर। ठीक है, और एक दूसरा सेट है बी जिसमें 1 2 3 4 डॉट 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 26 तक है। ठीक है, तो अब मेरे को अगर ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर कैसे बनेगा? ए का एक एलिमेंट ले लेते पहला और बी का पहला एलिमेंट, तो ये बन गया आपका ऑर्डर्ड पेयर A1। ठीक है, दूसरा बना लेते हैं, ए का दूसरा एलिमेंट, बी का दूसरा एलिमेंट B2। तीसरा बनाएंगे तो C3 डॉट 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 लास्ट में बनाएंगे तो ये क्या बनेगा Z26। तो ये होते हैं हमारे ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, हमेशा पहला एलिमेंट कहाँ होगा? पहले सेट में होगा, और दूसरा एलिमेंट हमेशा दूसरे सेट में होगा। ठीक है ना, अगर मैं इनको चेंज कर दूँ, बी को पहले लिख लूँ और ए को बाद में लिख लूँ, तो ऑर्डर्ड पेयर चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये याद रखेंगे, हमेशा पहला एलिमेंट जो है वो पहले सेट का होगा और दूसरा एलिमेंट हमेशा दूसरे सेट का होगा। और हमेशा जो इनका नंबर है वो हमेशा सेम रहेगा, यानी अगर आपने ए का पहला एलिमेंट लिया तो बी का भी आप पहला एलिमेंट ही लेंगे। ऐसा नहीं लिख सकते कि आपने ए का तो पहला ले लिया और बी का कोई और रैंडम कोई भी ले लिया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, समझ आ गई बात? हमेशा वो उसी ऑर्डर में रहेंगे, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन, इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, यानी हमें अब बताना है कि ऑर्डर्ड पेयर जो होते हैं वो इक्वल कब होते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमने लिखा कि A1 B1 इक्वल टू है A2 B2 के। हमने मान लिया ये इक्वल है, दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है, तो इसमें क्या होता है? इक्वल कब होंगे? इफ़ एंड ओनली इफ़। इसका मतलब होता है इफ़ एंड ओनली इफ़ A1 जो है किसके इक्वल होना चाहिए? A2 के, और B1 किसके इक्वल होना चाहिए? B2 के, तभी हमारा जो है ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा 1 2 और 1 2। देखिए पहला A1 के इक्वल है, B1 B2 के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वल है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें 1 2 और ये लिख दिया मैंने 2 1, तो देखिए A1 और A2 इक्वल नहीं है, वैसे ही B1 और B2 इक्वल नहीं है, तो हम इसको इस तरह से नॉट इक्वल टू में लिखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गया होगा कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है और ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। कार्टेशियन
प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई करना है। तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए देखते हैं। मान लीजिए आपके पास एक सेट है ए जिसमें दिया हुआ है 1 2 3, और एक और सेट आपको, सेकंड सेट आपको दिया हुआ है बी 5 6 7। ठीक है, अब आपको क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, ए क्रॉस बी करना है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कुछ नहीं होता है, ए क्रॉस बी एक तरह से ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो हम, ये भी एक सेट है, ए क्रॉस बी भी एक सेट बनेगा। अब इस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, वो एलिमेंट्स कौन से होंगे, आपके ऑर्डर्ड पेयर होंगे। तो जैसे 1 कहाँ जाएगा, 5 के पास जाएगा, तो 1 5 बन गया। फिर 1 कहाँ जा सकता है, 6 के पास जा सकता है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 6 हो सकता है, 1 7 हो सकता है। वैसे ही 2 5 हो सकता है, 2 6 हो सकता है, 2 7 हो सकता है। ठीक है, वैसे ही 3 कहाँ जाएगा, 3 5 के पास जाएगा, 3 5 3 6 3 7, और इसको हम बंद कर देंगे। तो ये बन गया हमारा एक सेट जो है ए क्रॉस बी। और जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो हमने क्या किया, एक एक करके इनका ऑर्डर्ड पेयर बनाया। 1 का ऑर्डर्ड पेयर किस किस के साथ बनाया, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ। फिर 2 का किसके साथ बनाया हमने, फिर से 5 6 7 के साथ बनाया। वैसे ही 3 का हमने बनाया 5 6 7 के साथ। तो ये होता है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, हमने एक एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ ऑर्डर्ड पेयर किया है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। अब मान लीजिए सेम सेट दिया हुआ है आपको ए बी 1 2 3, बी दिया हुआ है आपको 5 6 7। अब आपको बी क्रॉस ए पूछा है, बी क्रॉस ए निकालो, यानी कि अब बी के हर एलिमेंट को आपको ए के पास लेके जाना है। तो पहले 5 कहाँ जाएगा, 1 के पास जाएगा, फिर 5 कहाँ जाएगा, 2 के पास जाएगा, फिर 5 कहाँ जाएगा, 3 के पास जाएगा। सिमिलरली 6 कहाँ जाएगा, 1 के पास जाएगा, 6 फिर 2 के पास जाएगा, और 6 3 के पास जाएगा। फिर नेक्स्ट 7 1 के पास जाएगा, 7 2 के पास जाएगा, और 7 3 के पास जाएगा। ये बन गया आपका बी क्रॉस ए। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये तो था 2 सेट के बारे में। ठीक है, अगर आपको वो 3 सेट दे दें, फॉर 3 सेट, 3 सेट दे रहा है आपको, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो आप क्या करेंगे, पहले ए क्रॉस बी निकालेंगे और उसके साथ क्रॉस क्या करेंगे, सी करेंगे। ठीक है, या फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यानी आप पहले बी क्रॉस सी निकालेंगे और फिर उसको ए के साथ क्रॉस कर देंगे। तो इस तरह से आप 3 के लिए भी निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडिंग हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, कि हमें कैसे पता चलेगा कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। जब आप किसी 2 सेट्स को कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे तो कैसे पता लगेगा कितने एलिमेंट है। मान लीजिए एन ए, इसमें पी एलिमेंट्स है, और एन बी, इसमें क्यू एलिमेंट्स है। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एन ऑफ ए क्रॉस बी, यानी ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है, तो वो होगा आपका हमेशा पी डॉट क्यू, यानी पी को क्यू से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मान लीजिए अगर आपके पास एक और सेट है एन सी, इसमें है आर एलिमेंट्स, तो एन ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा, पी डॉट क्यू डॉट आर। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं हमारी एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1। वो क्या कह रहा है कि 2 ऑर्डर्ड पेयर दिए हुए हैं आपको और दोनों को इक्वल दिया हुआ और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। वो कह रहा है x/3 + 1, y -2/3
इक्वल है 5/3 एंड 1/3 के। तो मैंने आपको बताया था A1 जो है A2 के इक्वल होना चाहिए, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, और ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि x/3 + 1 किसके इक्वल होना चाहिए, 5/3 के, एंड y-2/3 किसके इक्वल होना चाहिए, 1/3 के इक्वल होना चाहिए। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ठीक है, लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल बन रही है ये। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x+3 = 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ जाएगी यहाँ से। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3y - 2 = 1, तो y कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, ये उधर जाएगा 2, 3 और ये 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने x और y की वैल्यू निकाल ली। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। वो कह रहे हैं एक सेट A में 3 एलिमेंट है। ठीक है, यानी NA कितना दिया हुआ है, 3, और B एक और सेट आपको दिया हुआ है 3, 4, 5, यानी कि NB कितना है आपका, 3। फाइंड द एलिमेंट इन A क्रॉस B। NA क्रॉस B निकालना है आपको। A क्रॉस B आपको बताया था P.Q, यानी कि 3 × 3 हो जाएगा, ये कितना हो गया, 9। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3, G दिया हुआ है, H दिया हुआ है 7, 8, H दिया हुआ है 5, 4, 2। आपको क्या निकालना है, G क्रॉस H निकालना है। ठीक है, सिंपल है। तो 7 पहले 5 के पास जाएगा, फिर 7 4 के पास जाएगा, फिर 7 2 के पास जाएगा, फिर 8 5 के पास जाएगा, 8 4 के पास जाएगा, फिर 8 2 के पास जाएगा। तो इस तरह से ये आपका बन गया G क्रॉस H। सिमिलरली आप H क्रॉस G निकाल सकते हैं। तो H में क्या है, 5 कहाँ जाएगा, 7 के पास, फिर 5 जाएगा 8 के पास, नेक्स्ट 4 जाएगा 7 के पास, 4 जाएगा 8 के पास, फिर 2 जाएगा 7 के पास, 2 जाएगा 8 के पास। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहा है कि आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है, और अगर स्टेटमेंट गलत है तो आपको सही स्टेटमेंट भी लिखना है। तो देखिए, P दिया हुआ है आपको MN, Q दिया हुआ है आपको NM, P क्रॉस Q निकाल लो। अभी आप क्वेश्चन को मत देखो, आप सिर्फ P क्रॉस Q निकालो। तो ये क्या हो जाएगा, MN MM, फिर NN NM। ठीक है, कितने एलिमेंट्स है इसमें, 2 एलिमेंट है इसमें कितने, 2 × 2 4 होने चाहिए हमारे पास। तो 4 एलिमेंट हमारे आ गए। अब आपको मैंने बताया था कि AB जो है वो कभी भी BA के इक्वल नहीं होता है। ठीक है ना, स्टार्टिंग में आपको बताया था मैंने। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है। कहीं आप बोले कि सर MN और NM दोनों सेम ही है। ठीक है, तो ये सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। तो 4 एलिमेंट है हमारे पास, लेकिन क्वेश्चन में हमें कितने दिए हुए हैं, सिर्फ 2 एलिमेंट दिए हुए हैं। तो यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स। ठीक है, सही स्टेटमेंट हमने लिख दिया है। सेकंड में वो क्या कह रहा है, सेकंड में वो कह रहा है A and B 2 नॉन एम्प्टी सेट है। ठीक है, नॉन एम्प्टी यानी कोई ना कोई एलिमेंट उसमें होगा। ठीक है, अब क्योंकि A B नॉन एम्प्टी है तो A क्रॉस B भी नॉन एम्प्टी होगा, और सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर क्या होंगे, एक्स वाई होंगे, और एक्स कहाँ होगा, A में, और वाई कहाँ होगा, B में। बिल्कुल सही कह रहा है ये, मेरे हिसाब से ये स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू क्यों है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, A आपको एक सेट दिया हुआ है, मान लीजिए इसमें 2 एलिमेंट है A1 A2, वैसी B एक है जिसमें आपको 2 एलिमेंट दिए हुए B1 B2। ठीक है, 2 ले लिए मैंने क्योंकि नॉन एम्प्टी है, एक भी ले सकते थे, क्योंकि नॉन एम्प्टी है तो मिनिमम एक तो रहेगा। ठीक है, अब वो कह रहा है तो क्या A क्रॉस B, चलो A क्रॉस B निकाल लेते हैं। A क्रॉस B क्या बनेगा, A1 B1, A1 B2, A2 B1, A2 B2, ऐसे ही बनेगा। तो क्या A क्रॉस B नॉन एम्प्टी है, बिल्कुल नॉन एम्प्टी है, 4 एलिमेंट आ रहे हैं हमारे पास। ठीक है,
अब वो कह रहा है कि जो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर है उसमें एक्स वाई की फॉर्म में होगा, एक्स वाई की फॉर्म में होगा, जहाँ पर एक्स कहाँ होगा, ए में होगा, वाई कहाँ होगा, बी में होगा। क्या ये ट्रू है? देखिए A1 कहाँ है, ए में है, और B1 कहाँ है, बी में है। बिल्कुल सही है, हमेशा पहला एलिमेंट ए का होगा और दूसरा एलिमेंट बी का होगा, यानी पहला एलिमेंट हमेशा पहले सेट का होगा, दूसरा एलिमेंट हमेशा दूसरे सेट का होगा। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है आपका, ट्रू दे रखा है। ठीक है। थर्ड में वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है ए दिया हुआ है आपको 1 2, एक सेट है आपके पास, बी दिया हुआ है 3 4, एक और सेट दिया हुआ है जिसमें 2 एलिमेंट है। अब आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इक्वल टू 5, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम LHS ले लेते हैं पहले। LHS क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5। 5 आपको पता ही होता है क्या होता है, हमारा एम्प्टी सेट होता है। ठीक है। अब देखिए अगर आप एक उसका एक सेट है जो नॉन एम्प्टी है, बी देखिए नॉन एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी सेट को अगर आप एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो कॉमन कुछ मिलेगा ही नहीं आपको, क्योंकि एक भरा हुआ है और एक खाली है। तो एक भरे हुए और खाली में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, तो इंटरसेक्शन पे क्या आ जाएगा आपका, 5 आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा, 5 हो जाएगा, एम्प्टी सेट बनेगा। और एम्प्टी सेट के साथ जब आप क्रॉस करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि देखिए एक सेट भरा हुआ है और एक सेट खाली है, तो अब क्या ही मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है 5 जो है एक तरह से क्या है, ज़ीरो है। तो जब आप कभी भी किसी एलिमेंट को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या आएगा आपका, हमेशा ज़ीरो ही आएगा। ठीक है ना, तो इसीलिए हमने लिख दिया इक्वल टू 5, और यही हमारा क्या है, RHS है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो गया आपका, ट्रू हो गया। ठीक है, समझ आ गई बात। देखिए पहले हमने इंटरसेक्शन निकाला, इंटरसेक्शन कहता है एक भरा हुआ सेट है बी, ठीक है, और एक खाली सेट है 5। अब एक भरे हुए सेट और एक खाली सेट का इंटरसेक्शन तो नहीं हो सकता। ठीक है, कॉमन क्या निकलेगा, कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा तो उसको हम क्या लिखते हैं, 5 लिखेंगे। ठीक है ना, और जब आप 5 को मैं कह रहा हूँ 5 एक एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट का मतलब क्या होता है, उसमें कितने एलिमेंट होते हैं, ज़ीरो, एक भी एलिमेंट नहीं होता। और जब आप ज़ीरो को किसी से भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका हमेशा क्या आता है, ज़ीरो आता है। क्या होता है, ज़ीरो क्या होता है, 5 होता है। ये आपका RHS हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ए दिया हुआ है आपको -1 1, आपको क्या निकालना है, ए क्रॉस ए निकालना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था पहले आप क्या निकालेंगे, ए क्रॉस ए निकालिए और फिर उसको ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो पहले चलिए ए क्रॉस ए निकालते हैं। ए क्रॉस ए क्या होगा, -1 के पास जाएगा, -1 1 के पास जाएगा, 1 -1 के पास जाएगा, और फिर 1 1 के पास जाएगा। ये बन गए हमारे 4। ठीक है, इसको अगर मैं दोबारा लिख लूँ तो शायद आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, -1 के पास गया, -1 1 के पास गया, फिर 1 -1 के पास गया, और फिर 1 1 के पास गया। अब इस ए क्रॉस ए में हमें क्या करना है, फिर से ए से मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 4 एलिमेंट ये आ गए, 2 एलिमेंट ये आपको फिर से दे रखे हैं, तो अब क्या होगा, देखिए -1 -1 -1। ठीक है, पहले ये वाला एलिमेंट कहाँ जाएगा, -1 के पास जाएगा। नेक्स्ट ये एलिमेंट फिर से पहला एलिमेंट कहाँ जाएगा, 1 के पास जाएगा, तो -1 1 नेक्स्ट सेकंड एलिमेंट लेते हैं, ये कहाँ जाएगा, -1 के पास जाएगा, -1 1 -1। नेक्स्ट -1 1 1 हो गया। नेक्स्ट थर्ड एलिमेंट 1 -1 -1 1 -1 1। ठीक है, अब फिर फोर्थ एलिमेंट इसका बनाएंगे, इसका क्या बनेगा, यहाँ बना देता हूँ मैं। ठीक है, 1 1 -1 एंड 1 1 1। तो देखिए कितने एलिमेंट हो गए, 4 पहले थे और 2, 4 × 2 8 होने चाहिए हमारे पास। तो काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गए हमारे 8 एलिमेंट जो कि ए क्रॉस ए देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, ए क्रॉस बी आपको दिया हुआ है। अब AX AY BX BY।
अब देखिए आपको मैंने बताया था हमेशा ए क्रॉस बी में कौन से एलिमेंट होंगे, एक्स कॉमा वाई होगा, जहाँ पर एक्स कहाँ होगा, ए में होगा, और वाई कहाँ होगा, बी में होगा। तो यानी पहला एलिमेंट जो है वो किसका है, ए का है, और दूसरा एलिमेंट जो है वो बी का है। तो ए जब हम बनाएंगे तो ए क्या बनेगा, ए बनेगा और बी बनेगा, और जब बी बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक्स बनेगा और वाई बनेगा। ठीक है, क्लियर है, यही पूछा गया था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको ए बी सी डी दे रखा है, ठीक है, आपको ये इक्वल चेक करना है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन 7 आपका होमवर्क है, 8 देख लेते हैं। ए दिया हुआ है आपको 1 2, बी दिया हुआ है आपको 3 4। आपको ए क्रॉस बी लिखना है। चलिए ए क्रॉस बी लिख लेते हैं पहले तो। 1 3 1 4 2 3 2 4, 4 एलिमेंट आगे, 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक है, हाउ मेनी सबसेट्स विल ए क्रॉस बी हैव। अब देखिए मैंने आपको बताया था सबसेट के लिए फर्स्ट चैप्टर में एक फॉर्मूला बताया था 2 टू द पावर ऑफ n, जहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। ठीक है, यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, यानी 2 की पावर 4 हो जाएगा, विच इज़ 16। यानी इसके कितने सबसेट बनेंगे, 16 सबसेट बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में वो देखिए क्या कह रहा है, ए बी 2 सेट दिया हुआ है, जहाँ पर एन ए 3 दिया हुआ है, यानी ए में 3 एलिमेंट है और बी में 2 एलिमेंट है, एन बी 2। और दिया हुआ है आपको x1 दिया हुआ है, y2 दिया हुआ है, z1 दिया हुआ है, किस में, a क्रॉस b में। ठीक है, आपको a और b निकालना है। ठीक है, a निकाल लेते हैं पहले। अब देखिए a आपको हमेशा मैंने बताया पहला एलिमेंट a में जाएगा, दूसरा एलिमेंट b में जाएगा, तो क्लियर है यहाँ पे तो। ठीक है, तो a निकालेंगे तो पहला एलिमेंट x y z ए में आ गया। ठीक है, 3 एलिमेंट थे, तीनों आ गए। नेक्स्ट निकालना है हमें बी। बी में 2 एलिमेंट है, देखिए 2 एलिमेंट आपको क्लियर दिख जाएगा, एक 1 है और एक 2 है। रेपिटेशन मैंने आपको बताया था, रेपिटेशन हो चाहे ना हो उससे हमें कंसीडर नहीं करते, क्योंकि दोबारा 1 आ गया यानी वो वही सेम एलिमेंट है, तो 1 2 आपका बी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट है। ठीक है, यानी एन ए क्रॉस ए कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, और ए क्रॉस ए में से कुछ एलिमेंट आपको मिल रहे हुए हैं, जो कि है -1 0 एंड 0 1। ठीक है, ये 2 एलिमेंट उसने निकाल के दे दिए। अब वो कह रहा है रिमेनिंग एलिमेंट्स निकालो आप। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले ए ढूंढ लेते हैं, ए क्या होगा, ए निकल गया तो ए क्रॉस ए निकालना ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 9 एलिमेंट्स है, 9 कब आएगा, देखिए 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या होना चाहिए, 3 इंटू 3 होना चाहिए, क्योंकि सेम है, ए है। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने इसको लिख दिया कि एक में 9 एलिमेंट है, एक में 1 एलिमेंट है, नहीं। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों सेम सेट है हमारा, ए है, तो दोनों में सेम एलिमेंट होने चाहिए। तो सेम एलिमेंट कब होंगे, जब 3 3 होगा। तो यानी हमें ये चीज़ तो पता लग गया, ए में 3 एलिमेंट है, वो 3 एलिमेंट कौन से होंगे, देखिए एक एलिमेंट तो -1 है, एक 0 है, ये क्लियर हमें दिख रहा है, -1 0। दूसरा एलिमेंट देखिए 1 आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर ये दूसरे ए में आ रहा है यानी है तो ए में ही, तो इसको भी हम ए में कंसीडर करेंगे। तो ये आ गए आपके 3 सेट। अब आपको क्या करना है, सिंपल ए क्रॉस ए निकालना है। ठीक है, ये आप इजीली अब आप सॉल्व कर सकते हैं, ए क्रॉस ए निकालेंगे। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है। ठीक है, सिंपल सा चीज़ थी, समझ आ गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम चैप्टर शुरू करते हैं हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। तो रिलेशन एंड फंक्शन के लिए सबसे पहले हम समझते हैं कि रिलेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, रिलेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। वो कहते हैं लेट ए बी 2 सेट। हमने क्या किया, हमने 2 सेट ले लिए, ए और बी। आर बी अ रिलेशन
आर बी ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी। हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है आर, ए से बी तक, और दिस रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गई। अब इस डेफिनेशन को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपने एक सेट ले लिया है A12, एक और सेट आपने ले लिया है B, सपोज AB। ठीक है, अब रिलेशन निकालना है आपको R। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनके ऑर्डर्ड पेयर निकाल लेते हैं। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1A 1B 2A 2B, ये आ गया आपका रिलेशन। और ये क्या है, दिस इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। क्लियर हो गया ये चीज़? ठीक है, तो हमें डेफिनेशन कहती है आप पहले दो सेट लेंगे, वो जो दो सेट होंगे उनके बीच में आप एक रिलेशन डिफाइन करेंगे। रिलेशन जो होगा वो हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का होगा। ठीक है, टोटल रिलेशन, टोटल रिलेशन क्या होता है, अगर आपको पूछे कि कितने रिलेशन बन सकते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर m इंटू एन, जहाँ पर m क्या है, n एज होगा, a में कितने एलिमेंट होंगे, m होंगे, b में कितने एलिमेंट होंगे, n होंगे। इन दोनों को 2 की पावर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका नंबर ऑफ रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, अब हम रिलेशन को कैसे लिख सकते हैं, वी डिनोट इट एज, जैसे अब ऊपर हमने लिखा था 1A 1 रिलेटेड टू ए, 1RA, या 1RB 1 इज़ रिलेटेड टू B, या फिर 2RA। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी रिलेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब रिलेशन को अगर हम वैसे देखा जाए तो देखिए, एक दो मेल है, ये भी मेल है, ये भी मेल है। ठीक है, इसका एज मान लीजिए है 12 साल, इसका एज मान लीजिए है 35 इयर्स। ठीक है, बीच में मेरे को क्या बनाना है, रिलेशन। अब ये देखिए, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ ये दोनों जो हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ये कनेक्टेड कैसे है, तो मेरे को इनका एक रिलेशन बताना होगा। रिलेशन बताना होगा तो मैंने रिलेशन क्या बता दिया कि पहला जो बच्चा है दूसरे का क्या है, वो स्टूडेंट है, स्टूडेंट है। तो ये बन गया आपका रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन का मतलब वही होता है जो हम इंग्लिश में पता होता है हमें। ठीक है, संबंध क्या है दोनों के बीच में। ठीक है, तो पहला जो है वो दूसरे का क्या है, स्टूडेंट है। ये देखिए एरो मैंने ऐसे बनाया, तो यानी पहला बच्चा जो है दूसरे का क्या है, स्टूडेंट है। ये हमने रिलेशन डिफाइन किया है। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी आपको। ठीक है ना, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन वही होता है कि आपको पहला एलिमेंट जो एक सेट का, मान लीजिए ये सेट है ABC, और दूसरा एलिमेंट क्या है आपका 1 2 3। A कहाँ जा रहा है, 1 के पास जा रहा है, B कहाँ जा रहा है, 2 के पास जा रहा है, C कहाँ जा रहा है, C भी 2 के पास जा रहा है। ठीक है, इस तरह से, या B कहाँ जा रहा है, 2 और 3 दोनों के पास जा रहा है। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, हमारा रिलेशन होता है, जहाँ पर हम रिलेशन कैसे लिखते हैं, A कहाँ जाएगा, 1 के पास जाएगा, B 2 और B 3 के पास जाएगा, और C 2 के पास जाएगा। ये मेरा बन गया R, दिस इज़ कॉल्ड R रिलेशन। ठीक है, कनेक्शन हमने दिखा दिया इनके बीच में कि क्या कनेक्शन है। A का कनेक्शन किससे है, 1 से है, B का कनेक्शन किससे है, 2 से भी है और 3 से भी है, C का कनेक्शन किससे है, सिर्फ 2 से है। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज़। अब जो सबसे बड़ी चीज़ आती है जो आपको हमेशा याद रखनी है, वो है ये टॉपिक, डोमेन, रेंज, कोडोमेन। ठीक है, आपको ये जो टॉपिक मैं अभी बताने जा रहा हूँ ये आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि 11th क्लास में भी और 12th क्लास में भी
ये बहुत यूज़ होने वाला है, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर भी, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे इस टॉपिक को। तो सबसे पहले हम दो सेट बना लेते हैं। एक सेट बना लिया ए, एक सेट बना लिया मैंने बी। ए में मैंने डाल दिया 1 2 3, ठीक है। बी में मैंने डाल दिया ए बी सी डी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इनके बीच में एक रिलेशन मेरे को बनाना है। तो देखिए 1 कहाँ जाएगा, सपोज़ ए के पास जाएगा, ठीक है। 2 कहाँ जा रहा है, सपोज़ बी के पास जा रहा है। सी कहाँ जा रहा है, सपोज़ 3 जा रहा है सी के पास, और डी के पास कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। इस बी को हम क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ ए, ठीक है। याद रखेंगे, इसको हम बोलते हैं इमेज ऑफ ए भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या बनाते हैं, इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे, ठीक है। ये फिगर याद रखिएगा, ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं। तो 1 किसके पास गया, ए के पास गया, 2 बी के पास गया, 3 सी के पास गया, और डी के पास कोई भी नहीं गया, ठीक है। तो अब हमें लिखना है सबसे पहले डोमेन। डोमेन क्या है, तो डोमेन होता है सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर। यानी ऑर्डर्ड पेयर बनाने के बाद जो पहला एलिमेंट है वो आपका हमेशा डोमेन होगा। तो यहाँ पर डोमेन क्या बन गया आपका, 1 2 3, डन। नेक्स्ट आता है आपका रेंज। रेंज क्या होता है, रेंज होता है सेट ऑफ सेकेंड एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में जो सेकेंड एलिमेंट होगा वो आपका क्या होगा, रेंज होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कोडोमेन। कोडोमेन क्या होगा, द एंटायर सेट बी, जो पूरा सेट होगा बी, जो इमेज ऑफ ए बोलते थे हम जिसको, वो पूरा सेट आपका क्या कहलाएगा, कोडोमेन। ये बन गया ए बी सी डी, ठीक है। ये बन गया आपका कोडोमेन, ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ आ गई होगी। रेंज, डोमेन और कोडोमेन तीनों चीज़ समझ आ गई होगी। ये एक चीज़ याद रखिएगा हमेशा, रेंज जो है वो हमेशा क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का, ठीक है। जैसे अभी देखिए हमने रेंज लिखा था ए बी सी, कोडोमेन हमने क्या लिखा था, ए बी सी डी। तो देखिए क्लियरली हमें पता है ए बी सी इसके अंदर आ रहा है, तो ये इसका क्या बन जाएगा, सबसेट बन जाएगा, ठीक है। डन है ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। डोमेन, रेंज और कोडोमेन, ठीक है। अब इसको और समझने के लिए हम एक्सरसाइज पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर 1। ए दिया हुआ है आपको 1 2 3 डॉट 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 14 तक। अब एक रिलेशन उसने डिफ़ाइन कर दिया। देखिए रिलेशन हमेशा एक डिफ़ाइन होना चाहिए, ठीक है। एक बच्चे में और एक बड़े में क्या होता है, पेरेंट भी हो सकता है, या स्टूडेंट हो सकता है, ठीक है, या बड़ा भाई हो सकता है। इस तरह से एक रिलेशन बनना चाहिए हमेशा। तो हम एक रिलेशन डिफ़ाइन किया एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जहाँ पर x जो है वो a में बिलोंग करेगा। और रिलेशन आपका क्या बन रहा है, a टू a, ठीक है। इसको हम कैसे पढ़ते हैं, a टू a पढ़ते हैं इसको हम, ठीक है। तो चलिए अब बना लेते हैं हम इसको डायग्राम में। 1 2 3 डॉट 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 लास्ट एलिमेंट 14। एक और सेट फिर से ए लेंगे, 1 2 3 डॉट 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 14। ये भी ए है, ये भी ए है, क्योंकि रिलेशन हमारा ए टू ए जा रहा है। रिलेशन क्या है मेरा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। यानी जब आप ए का कोई भी दो एलिमेंट लेंगे तो वो दोनों एलिमेंट इस तरह से होने चाहिए कि ये वाली इक्वेशन सेटिस्फाई करे, ठीक है। तो देखिए मान लीजिए मैंने x को 1 ले लिया सपोज़, तो y क्या होना चाहिए, देखिए 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये है आपका रिलेशन, x की जगह मैंने 1 डाल दिया, तो y कितना आ गया मेरा 3।
यानी 1 कहाँ जाएगा, 1 जाएगा आपका 3 के पास। ये बन गया पहला रिलेशन 1 3 का। अब आप x को क्या ले लो, x को 2 ले लो, तो y कितना हो जाएगा आपका, जब आप 2 लेंगे तो आप सॉल्व करेंगे, ये कहाँ जाएगा 6 पे जाएगा, यहाँ कहीं पे 6 होगा तो ये 6 पे जाएगा। वैसे ही x को 3 लेंगे जब आप, 3 इंटू 3 9, तो y क्या हो जाएगा आपका 9, तो 3 कहाँ जाएगा आपका, यहाँ पे कहीं पे y 9 हो जाएगा। फिर x को 4 ले लीजिए, y क्या हो जाएगा आपका 4 इंटू 3 12, तो y हो जाएगा आपका 12, ठीक है। और वैसे ही जब x को 5 लेंगे, 5 इंटू 3 15। अब देखिए 15 जो है हमारे सेट में ही नहीं आ रहा, सेट भी तो में भी तो आना चाहिए ना वो चीज़, तो 15 आ ही नहीं रहा, तो यानी हम x इक्वल टू 5 को हम नहीं लेंगे क्योंकि ये सेट के बाहर जा रहा है। तो हमारे पास ये 4 रिलेशन आ गए, इनको लिख लेते हैं। 1 कहाँ गया था, 3 पे गया था, ठीक है। 2 कहाँ गया था, 6 पे गया था। 3 कहाँ गया था, 9 पे गया था। 4 कहाँ गया था, 12 पे गया था, ठीक है। तो ये हमारे पास 4 रिलेशन बने थे। अब इसमें उसने क्या पूछा है, डोमेन निकालना है, तो चलिए डोमेन निकाल लेते हैं। अब डोमेन पहला एलिमेंट 1 2 3 4, रेंज निकाल लेते हैं दूसरा एलिमेंट 3 6 9 12, और क्या पूछा गया, कोडोमेन, कोडोमेन निकाल लेते हैं पूरा का पूरा सेट बी 1 2 3 डॉट 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 14 तक। डन हो गया, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, एक रिलेशन है ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर बाय आर, ठीक है। यानी एक n टू n एक रिलेशन है और n टू n रिलेशन है, और रिलेशन क्या दिया हुआ है आपको, x इज़ टू y सच दैट y इज़ इक्वल टू x प्लस 5। ये रिलेशन आपको सेटिस्फाई करवाना है। नेचुरल नंबर आपको पता ही होगा 1 से शुरू होते हैं, तो चलिए पहले x को 1 डालते हैं, x को 1 डालेंगे तो y क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। x को 2 डालते हैं, y क्या हो जाएगा 5 और 2 7 हो जाएगा, ठीक है। x को क्या डालते हैं, अच्छा एक चीज़ और ये मैंने देखी नहीं, x इज़ ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, x जो है वो लेस देन 4 होगा, ठीक है। तो x को 4 से ऊपर नहीं ले सकते आप, तो x को हमने डाला 3 5 और 3 8, और फिर x को अच्छा 4 नहीं ले सकते क्योंकि लेस देन 3 पूछा है, तो यही आपका यहीं तक ही चलेगा। तो रिलेशन क्या बना 1 6 2 7 3 8, r बन गया ये आपका, ठीक है। अब r बन गया, इसके बाद उसने क्या पूछा है आपसे, डोमेन एंड रेंज पूछा है, तो अब आप यहाँ से डोमेन एंड रेंज इजीली निकाल सकते हैं। डोमेन क्या हो गया 1 2 3, रेंज क्या हो गया इसका 6 7 8, और कोडोमेन अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा एंटायर नेचुरल नंबर, सी डी कोडोमेन क्या हो जाएगा आपका n नेचुरल नंबर। डन। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाते हैं। a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, रिलेशन दिया हुआ है, मैं सिर्फ रिलेशन लिख लेता हूँ अभी। r दिया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज़ ऑड, x माइनस वाई क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, जहाँ पर x जो है वो a में है और y कहाँ है, b में है। तो a और b बना लेते हैं। a है 1 2 3 5, b 4 6 9। तो चलिए देखते हैं दोनों का डिफरेंस। ऐसा नहीं है, देखिए x जो है हमेशा उसने बोला है a में होना चाहिए, ठीक है, और y कहाँ होना चाहिए, हमेशा b में होना चाहिए। x जो है वो a में होगा, y होगा आपका b में, ठीक है। ये a है और ये b है आपका, ठीक है। तो देखते हैं 1 माइनस 4 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अभी आपको उसने डिफरेंस पूछा है, x माइनस वाई भी हो सकता है और y माइनस एक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करेंगे अभी, क्योंकि हमें ये नहीं बोला उसने कि हमेशा x माइनस वाई लेना है या y माइनस एक्स लेना है, उसने सिर्फ डिफरेंस बोला है। तो देखिए 1 और 4 का डिफरेंस ऑड होता है, तो ये बन सकता है। 1 और 6 का भी ऑड होता है 7 5, और 1 और 9 का
क्या होता है, 9 माइनस 1 8 होता है, तो ये नहीं जाएगा। ठीक है, 2 का लेते हैं, 2 का 4 से नहीं जाएगा, 2 का 6 से नहीं जाएगा, लेकिन 2 का 9 से चला जाएगा, 7 होता है। 3 का देखते हैं, 3 का 4 से जा सकता है, 3 6 से जा सकता है, 3 9 से नहीं जाएगा। वैसे ही 5 का 4 से जा सकता है, 5 का 6 से जा सकता है, 5 का 9 से नहीं जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर बना लेते, क्या क्या बनेगा, 1 का 4 से गया था, 1 का 6 से गया था, लेकिन 1 9 से नहीं गया था, 2 सिर्फ 9 से गया था, 3 4 से गया था, 3 6 से गया था, वैसे ही 5 4 से गया था, 5 6 से गया था, बन गया। इसके बाद उसने क्या पूछा है, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म हमने लिख दिया। अब आप इजीली यहाँ पे डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन अपने आप से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, शो रिलेशनशिप बिटवीन सेट, रिलेशनशिप दिया हुआ है, इन सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम वैसे लिख लेते हैं आर रोस्टर फॉर्म में। 5 कहाँ गया, 3 पे गया, 6 कहाँ गया, 4 पे गया, 7 कहाँ गया, 5 पे गया। ये हमने लिख लिया रोस्टर फॉर्म में, सेकंड पार्ट हमने पूरा कर दिया रोस्टर फॉर्म में। डोमेन निकालना चाहेंगे तो डोमेन क्या हो जाएगा, 5 6 7, रेंज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 4 5। ठीक है, अब वो कह रहा है कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिखो, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में देखते हैं हम कैसे लिख सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोटोकॉल है, x/y लिखना ही लिखना है, सच दैट यहाँ पर अब आपको एक रिलेशन डिफाइन करना है। ठीक है, तो रिलेशन क्या करेंगे, y जो इमेज है वो क्या है, x माइनस 2। ठीक है, x माइनस 2, क्योंकि देखिए 5 में से जब आप 3 माइनस करेंगे हमेशा आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 5 क्या है, जहाँ पर x जो है वो p में बिलोंग कर रहा है, y जो है वो q में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो देखिए 5 माइनस 2 क्या आ गया, 3, 6 माइनस 4, सॉरी 6 माइनस 2 4 आ जाएगा, 7 माइनस 2 5 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस के साथ आप इसको लिख सकते हैं इन सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आपके ऊपर छोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, सिंपल है, आपको रिलेशन दे ही रखा है, आपको रेंज, डोमेन, को डोमेन निकालना है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, डिटरमाइन द रेंज एंड को डोमेन। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 भी। ठीक है, आपको सेट दे ही रखा है, आपको सिर्फ रेंज इसका पहले रिलेशन बना लो। रिलेशन कैसे चले, एक्स को 0 लिया तो 0 + 5 5, एक्स को 1 ले लो, 5 + 1 6, एक्स को 2 ले लो, 5 × 2 7, 3 ले लो 8 हो जाएगा, 4 ले लो 9 हो जाएगा, 5 ले लो 10 हो जाएगा। ठीक है, जो सेकंड एलिमेंट जो आता है वो रेंज से आता है हमारा। ठीक है, अब आप यहाँ से इजीली इसका डोमेन रेंज निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अभी क्वेश्चन 6 था, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, रिलेशन दे रखा है आपको x, x³। ऑर्डर्ड पेयर हमेशा इस तरह से होना चाहिए। x क्या है, प्राइम नंबर लेस देन 10, यानी प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। ठीक है, बस यही हो सकता है। रिलेशन बना लो, चलो रिलेशन बनाएंगे। 2 ले लिया तो 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343। ठीक है, रिलेशन बन गया। अब कुछ नहीं करना आपको, डोमेन रेंज आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, ए बी दे रखा है, फाइंड द नंबर ऑफ़ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। देखो नंबर ऑफ़ रिलेशन मैंने आपको बताया था m × n होता है। ठीक है, जहाँ पर n a होता है आपका m, n b होता है आपका n। ठीक है, यहाँ पर n a कितने हैं,
3 एलिमेंट है, एन बी कितना है आपका 2 एलिमेंट, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 आप चाहे तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। 8 8 64 रिलेशंस आपके बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द रिलेशन ऑन जेड। जेड होता है आपके इंटीजर्स, ठीक है। रिलेशन क्या दिया हुआ है आपको, ए बी, ऑर्डर्ड पेयर बनेगा ए बी सच दैट ए बी जो है वो बिलोंग कर रहा है जेड में, और ए माइनस बी जो है वो इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिए, अगर आप किसी भी दो इंटीजर को माइनस करेंगे तो हमेशा आपको एक इंटीजर ही मिलेगा, ठीक है ना। आप एक नंबर लाइन देखिए, नंबर लाइन पे क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, इस तरह से चलता रहता है। इधर -1 -2 -3 -4 ये चलता रहता है, ठीक है। ये सारे क्या है आपके इंटीजर्स है। अब मैं आपको कह रहा हूँ इसमें से आप कोई भी इंटीजर उठा लो, कोई सा भी इंटीजर उठा लो, उनको माइनस करोगे तो हमेशा एक इंटीजर ही मिलेगा, फ्रैक्शन तो नहीं मिलेगा, ठीक है। जब तक आप फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं करोगे तो फ्रैक्शन नहीं मिल सकता, हमेशा इंटीजर ही मिलेगा। तो डोमेन क्या हो गया, जेड हो गया, रेंज क्या हो गया, जेड हो गया, ठीक है ना। इस तरह से आपको सोचना पड़ेगा कि जब भी आप किसी भी दो नंबर को माइनस करेंगे तो हमेशा एक नंबर मिलेगा, और नंबर क्या होता है आपका, इंटीजर होता है, ठीक है। तो आई होप आपको आज जो पढ़ाया गया है वो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ा, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा, ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा, और रिलेशन के बारे में पढ़ा कि रिलेशन क्या होता है, ठीक है। डोमेन, रेंज, कोडोमेन। तो अब ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इस चीज़ को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।